हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे टॉपिक पेंडिंग था इस यूनिट के अंदर, तो पहले उसको हम निपटाएंगे। और यही टॉपिक जो है वो है आपका यूनिट नंबर 9 मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट का जो कोड 17 जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो आपकी यूनिट नंबर 9 है ये इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर भी ये टॉपिक जो है वो मैच करता है। तो दोनों ही क्लासेस के अंदर जो है मतलब ये दोनों ही जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कवर होने वाला टॉपिक है। तो आईबी जो है वो आपके कॉमर्स में भी है और आईबी आपके मैनेजमेंट में भी है। तो हमको बेसिकली पढ़नी है थ्योरीज के बारे में। आज की पूरा लेक्चर जो है वो डेडिकेटेड है थ्योरीज को लेकर के। इसके ऊपर टोटल मिला के 3 लेक्चर हम लोग लगाएंगे। टोटल मिला के 13 थ्योरीज है, एक पैराडॉक्स है, तो वो सारे के सारे हमने पढ़ना है। तो 3 लेक्चर हम इस थ्योरीज वाले चैप्टर के ऊपर जो है या इस टॉपिक के ऊपर लगाने वाले हैं। और तीनों लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा का पूरा थ्योरीज जो है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किया जाता है या उसका जो पैटर्न है वो क्या है, या किस साइकोलॉजी को ध्यान में रख के, या जो कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं तो उनकी साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, या किन किन गुड्स के अंदर ट्रेड किया जाता है, किन किन फैक्टर्स को यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको इन लेक्चर, तीनों लेक्चर के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं थ्योरीज का, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो थ्योरी है क्या? देखिए, थ्योरी आप नाम पे जाओ पहले, थ्योरी है क्या, एक्चुअल में थ्योरी होती क्या है। एक बार इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी को छोड़ दो, नॉर्मल थ्योरी की बात करता हूं। थ्योरी का मतलब बेसिकली ये हो गया कि मेरा ओपिनियन, कोई पर्सन है उसने अपनी एक थ्योरी दे दी। थ्योरी का मतलब उसने अपना एक जजमेंट दे दिया या अपना एक ओपिनियन दे दिया। मतलब कुछ उसके सामने सर्कमस्टेंसेस हुए और उन सर्कमस्टेंस को देखते हुए उसने कुछ अजम्पशंस ली और उसके बेस पर जो है उसने क्या दे दिया, अपना एक बेसिकली ओपिनियन दे दिया या जजमेंट दे दिया। ओके, तो थ्योरी जो अलग अलग जो थ्योरिस्ट होते हैं या इकोनॉमिस्ट होते हैं वो थ्योरी बनाते हैं, तो उसके पीछे का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, वो कुछ चीजों को एक कुछ सर्कमस्टेंस होते हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं अगर ऐसी सिचुएशन होगी, अगर ये सब सिचुएशन अगर देखने को मिलेगा तो फिर इसका आउटकम ये निकल के आएगा। तो इसका मतलब कुछ बेसिक अजम्पशंस होगी। अगर वो अजम्पशन है एक्चुअल में, मतलब हम पहले कुछ अजम्पशन मान लेंगे, तो अगर जो सिचुएशन है करंट सिचुएशन, अगर उसमें वो सब अजम्पशंस है, इनबिल्ट है, तो इसका मतलब फिर जो रिजल्ट आएगा वो जो थ्योरी बोल रही है वही रिजल्ट आएगा। तो थ्योरी बेसिकली क्या होती है? थ्योरी एक जजमेंट होती है, थ्योरी अपना एक ओपिनियन होता है। हर पर्सन, जो भी पर्सन अपनी थ्योरी देगा ना, तो उसका अपना क्या है, उसको लेकर के ओपिनियन है। वो ये मानता है कि अगर ये सब सर्कमस्टेंसेस रहेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो वो उसका ओपिनियन था। अब जो अजम्पशन उसने ली है, जब भी थ्योरी बनती है तो कुछ अजम्पशंस के ऊपर होती है, मतलब हम वहां पे ये मानते हैं कि ये सब चीज अगर है तो इफ दीज अजम्पशंस आर सेटिस्फाइड, जो हमने चीजों को एज्यूम किया, जो सर्कमस्टेंस या जो सिचुएशन हमने मानी थी, जो हमने एज्यूम की, अगर वही सिचुएशन रहेगी, वही सर्कमस्टेंस रहेंगे, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा भाई, इसका एंड रिजल्ट जो है वो ये निकल के आएगा। तो इसका मतलब थ्योरी क्या है? जजमेंट है। कोई भी पर्सन, कोई भी इकोनॉमिस्ट जब थ्योरी प्रोवाइड करेगा, कुछ अजम्पशंस को लेगा, वो अजम्पशन बेसिकली सिचुएशंस होती हैं। वो ये मानते हैं अगर सिचुएशन में कोई भी चेंज ना हो तो सिमिलर सिचुएशन, कल को अगर ये सिमिलर सिचुएशन दोबारा राइज होगी तो इसके अंदर ये सब जो है वो निकल के आएगा, या इसका ये आउटकम निकल के आएगा। बट क्वेश्चन ये है, अगर अजम्पशंस चेंज हुई, अगर सिचुएशंस चेंज हुई, तो थ्योरी आपकी वहां पे जो है वो वर्क नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो थ्योरीज की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी बेसिकली कुछ भी नहीं है। थ्योरी एक क्या है? जजमेंट है, ओपिनियन अलग अलग पर्संस का, और उनकी जजमेंट ओपिनियन को हम लोग पढ़ते हैं तो हम भी यही एज्यूम करेंगे, अगर जो सिचुएशन उन्होंने मानी थी, जो अजम्पशन उन्होंने मानी थी, अगर वही अजम्पशंस हैं तो फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो थ्योरी बता रही है। बात समझ में आई क्या? जी सर। तो आइए हम शुरुआत करेंगे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज को। तो इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी जो है वो अलग अलग लोगों ने प्रोपाउंड करी, अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज दी। बेसिकली उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के जो है अपनी अजम्पशंस दी, उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के अपनी जजमेंट दी, अपना ओपिनियन दिया, और उन्होंने बोला अगर ये सिचुएशंस रहेंगी या ये सिचुएशन है तो फिर इसका आउटकम ये निकल के आएगा। लेकिन अगर सिचुएशन के अंदर कोई चेंज हुआ तो आउटकम उसका ये निकलकर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप कोई थ्योरी लेके चलते हो तो उसके अंदर कुछ आपके अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशन मतलब आप कुछ सिचुएशन को जो है वो कांस्टेंट मानते हो, लेकिन अगर उन सिचुएशंस के अंदर अगर वेरिएशन हुई, अगर वो सिचुएशन या फिर वो कंडीशंस अगर सेम नहीं हुई, तो नेचुरल बात है आपकी थ्योरी वहां पे वर्क नहीं करेगी। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके जी सर। चलिए हम शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बताता हूं, ध्यान देना एक बार।
इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पॉसिबल होता है फॉर किसके लिए? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंगेज होती है तो वो हमेशा ही कंट्री ये सोचती है कि मुझे वहां से कुछ ना कुछ फायदा होगा। मॉनेटरी फायदा भी हो सकता है या सोशल फायदा भी हो सकता है, लेकिन ये है कि कोई भी कंट्री अगर उसको लगता है कि ट्रेड करने से, दूसरे नेशंस के साथ में ट्रेड करने से अगर उसे कोई मुनाफा नहीं होने वाला, तो वो कंट्री जो है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कभी भी एंगेज नहीं होती है। तो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज ही तब होती है जब उसको लगता है कि म्यूचुअल बेनिफिट होने वाले हैं, मतलब मुझे भी फायदा और तुम्हें भी फायदा, तो ही एंगेज होगा, अनलेस वो पर्सन एंगेज नहीं होगा। लाइक अगर मान लो हम बात करते हैं ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो वो विदाउट ओपेक कंट्रीज के साथ में, जो नॉन ओपेक कंट्रीज है उनके साथ में ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में क्रूड है, अब हम कच्चा तेल अगर उनको देंगे तो वहां से अपने को जो है वो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और कच्चा तेल जो उनके कंट्री के अंदर होता है ओपेक नेशन में, उसकी खपत वहां पे है नहीं इतनी, तो इसीलिए वो ट्रेड करते हैं। और हम उनसे ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रूड नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं तुम हमको क्रूड दे दो, हम तुम्हें बदले में फॉरेन करेंसी जो है वो क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे, या हम तुम्हें ऐसा सामान आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो आपके नेशन के अंदर नहीं होता है। ये सिंपल सिनेरियो होता है। तो दो नेशंस आपस में जब भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो करते हैं किसके लिए? म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। दोनों का कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा? बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट मॉनेटरी भी हो सकता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मेरे नेशन में कोई सामान ही नहीं है और मैंने यहाँ के लोगों की डिमांड पूरी करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? दूसरे लोगों को बोलूंगा कि भैया कुछ सामान मुझे भी दे दो, तो वो भी बेनिफिट हो गया, क्योंकि अगर मुझे वो सामान मिल जाएगा तो मैं मेरे लोगों को सप्लाई कर सकता हूं। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो पॉसिबल होता है किसके लिए? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऑफ द टू कंट्री ड्यू टू डिफरेंस इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस है। एक समान एग्जांपल, ये पेन जो है इंडिया में जिस रेट के ऊपर बन रहा है, वही रेट पे ये पेन जो है वो यूएस के अंदर नहीं बन सकता। क्यों? वहां पे रिसोर्सेज, इस पेन को बनाने के लिए जो रिसोर्स है, क्या पता उनकी कॉस्ट ज्यादा हो या क्या पता उनकी कॉस्ट कम हो। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेड तभी पॉसिबल हो पाता है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो है वो क्या आता है? चेंज आता है। दोनों के अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर ट्रेड कभी भी पॉसिबल जो है वो नहीं हो पाएगा। तो बोलता है दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, और वो इसीलिए ड्यू टू द डिफरेंस इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो है वो क्या है? डिफरेंस है। आगे बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री कैन बेनिफिट, वो क्या करता है? बेनिफिट करता है बोथ द कंट्री, दोनों कंट्री को जो है वो क्या करेगा? बेनिफिट करेगा। इफ ईच कंट्री एक्सपोर्ट द गुड्स इन विच इट हैज ए कंपैरेटिव एडवांटेज। तो अगर कोई कंट्री जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज, पहली बात तो ये है बेसिकली मैं ये बोलता हूं कि मैं औरों से थोड़ा अच्छा बना सकता हूं। मान लो एक बार के लिए मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं कोई सामान लाइक ये पेन, अगर मैं आपसे अच्छा बना सकता हूं तो मैं आपको क्या करूंगा? ये पेन बना के जो है आपको सेल करूंगा। अगर आपके पास एडवांटेज है कि आप ये बुक जो है वो अच्छे से बना करके जो है सस्ती बना करके और बढ़िया क्वालिटी की बना के मुझे आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप अपने सारे रिसोर्स इसके ऊपर लगाओगे। तो इससे क्या होगा? आपको पेन का प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, मुझे किताब का प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों का जो है वो क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। कैसे? मुझे किताब चाहिए, मैं आपसे ले लूंगा, आपको पेन चाहिए, आप मुझसे ले लेंगे। तो इससे होगा क्या? दोनों नेशंस का जो है वो क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है जी। जब आप थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको दो चीजें समझ में आएंगी। पहला, इनिशियली कंट्री यूज टू अर्न गोल्ड थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड। शुरुआती दौर जब हुआ तो उसके अंदर कंट्री, क्योंकि वहां पे जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो जनरली गोल्ड चलता था आपका, ठीक है ना, कोई और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे आज तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम पे हम लोग जो है वो डॉलर को लेके चलते हैं, ठीक है, या और जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस करेंसी जो है उनको लेके चलते हैं, जिसमें बिग फोर आती हैं बेसिकली, आपका डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया और जैपनीज येन हो गया, ये सब हम लेके चलते हैं। लेकिन पहले जब ये करेंसीज वाला बोलबाला नहीं था तो उस टाइम पे जो ट्रेड होता था वो गोल्ड के अंदर होता था जनरली। तो इसका मतलब अगर मुझे मान लो यूएस से कोई सामान चाहिए तो मुझे उनको गोल्ड देना पड़ेगा, यूएस को अगर मुझसे कोई सामान चाहिए तो बदले में उसको जो है पेमेंट के तौर पे गोल्ड देना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में जो है वो गोल्ड के तौर पे जो है वो ट्रेड, गोल्ड के बेसिस पे जो है वो ट्रेड किया जाता था। उसके बाद में फिर करेंसीज आई तो फिर अब ट्रेड करेंसी के बीच में होना शुरू हो गया। दूसरा, बहुत सारी नंबर ऑफ थ्योरी जो है वो डेवलप की गई है बाय द इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट टू एक्सप्लेन हाउ डज इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने जो है अलग अलग थ्योरीज प्रोपाउंड करी है, जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड होगा, किन गुड्स के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड होगा, किन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कंट्रीज जो है वो प्रोडक्शन करेंगे और फिर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंगेज होंगी। तो ये सब जो है वो अपने को पढ़ने को मिलेगा किसके अंदर? हमारी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। तो आपको मैंने शुरुआत में बताया थ्योरीज बेसिकली है क्या? दे आर द जजमेंट, दे आर द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन। कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक इकोनॉमिस्ट, उसने एक सिचुएशन को देख करके जो है अपना एक ओपिनियन प्रोवाइड कर दिया। उसने बोल दिया अगर ये सिचुएशन आपको फ्यूचर में देखने को मिले तो इसका आउटकम ये निकल के आएगा, या उसने एक
एक सिचुएशन को स्टडी किया, जो करंट के अंदर सिचुएशन चल रही थी उसको स्टडी किया और उस सिचुएशन को स्टडी करके उसके बेस पर अपना आउटकम दे दिया कि ये देखिए ये सिचुएशन थी और उसका ये रिजल्ट निकल के आया और फ्यूचर में भी अगर ऐसा ही होगा तो उसका भी आउटकम ये निकल के आएगा। तो उसने अपना जो है वो एक बेसिकली जो है अपना ओपिनियन दिया। लेकिन सर ये इतने सारे ओपिनियन, ये क्या मतलब है? ये ऐसे है कि पहले एक थ्योरी आई, उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसका तोड़ निकल के आया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नेक्स्ट थ्योरी में आई, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नेक्स्ट थ्योरी में आई, इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चलते गया। अब अगर मैं बात करूंगा थ्योरीज का तो बहुत सारी नंबरस थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज को हमने दो पार्ट में जो है वो कैटेगराइज किया है, एक है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी और एक है मॉडर्न थ्योरी। पहली बात तो ये इनकी कैटेगराइजेशन का बेस क्या है, मतलब सर आपने किन बेसिस के ऊपर जो है इन दोनों थ्योरीज को जो है वो कैटेगराइज कर दिया। तो इनको जो कैटेगराइज किया वो किया ऑन द बेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे ट्रेडिशनल थ्योरी जो है हमेशा ये मानते हैं कि फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो ओनली क्या रहेगा, एक ही रहेगा। क्या रहेगा? एक, एंड दैट इज द लेबर। क्या रहेगा? लेबर कमोडिटी। ये बात ध्यान रखना। और जो मॉडर्न थ्योरीज है वो हमेशा ये मानते हैं कि फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो एक नहीं होगा, फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो दो या दो से ज्यादा होंगे, जिसके अंदर लेबर होगा और एक जो है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो ये जो थ्योरी है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, इसको भी इसके अंदर ले लेते हैं, लेकिन वो गलत है भाई, क्योंकि द बाइफरकेशन जो किया गया, द बाइफरकेशन बिटवीन द ट्रेडिशनल थ्योरीज एंड द मॉडर्न थ्योरी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है सर आपके फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर मान लीजिए एक सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन है कंट्रीज के पास में और उसके बेस पर ही वो प्रोडक्शन कर रही है अलग अलग गुड्स का, तो वहां पे जो है वो थ्योरीज जो है वो कौन सी है? ट्रेडिशनल। तो शुरुआत की जो तीन थ्योरीज हैं, पहली मर्केंटिलिज्म, दूसरी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड थर्ड इज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये तीनों थ्योरी जो है ये कौन सी है? ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन की बात किया गया, दैट इज द लेबर। मतलब वहां पे लेबर को जो है हम यूज करते हैं क्या करने में? प्रोडक्शन करने में ऑफ द डिफरेंट गुड्स। वही अगर बात करूंगा इसके बाद की जो थ्योरीज हैं जो हम अगली दो क्लासों में पढ़ेंगे वो है आपके कौन सी? मॉडर्न थ्योरी। ये सब मॉडर्न जो थ्योरीज हैं ये सब फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन, कंट्री सिमिलरिटी, न्यू ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एंड द रेसिप्रोकल। ये सब थ्योरी वो है जिनके अंदर हम जो है वो फैक्टर प्रोडक्शन एक ना लेके दो या दो से ज्यादा लेके चलते हैं। जैसे हम लेबर के साथ में जो है कैपिटल को ले चलेंगे, टेक्नोलॉजी को ले चलेंगे, सुपीरियर मैन पावर्स को ले चलेंगे, तो ये सब जो है वो इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली जो बाइफरकेशन किया गया किसके बेस पर किया गया? बेस्ड ऑन द फैक्टर प्रोडक्शन। If there is only one factor production on that basis, जिसके बेस पर कंट्रीज जो है वो क्या करती हैं? ट्रेड करती हैं, तो वो है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी। इसके अलावा जो भी थ्योरीज है वो सारी की सारी कौन सी है? मॉडर्न थ्योरी। ये बात समझ में आएगी? जी सर। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। आओ पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं क्या बोलता है। इंट्रोडक्शन बोलता है दी एक्सचेंज जो है गुड्स में अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर इज टर्म्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जो गुड्स के बीच में जो ट्रेड अलग अलग मतलब डिफरेंट आपकी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जब गुड्स का आदान प्रदान होगा तो उसी को जनरली हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। कंट्री डिफर वाइडली इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेडेड। बोलता है कंट्री जो है वो क्या है? अलग अलग होती हैं। किसमें? जिस अलग अलग गुड्स के अंदर कंट्रीज है वो क्या करते हैं? ट्रेड। लाइक अगर हम राइस में ट्रेड करें, यूएस वाले जो है वो व्हीट में ट्रेड करें, इस तरीके से। कंट्री रेयरली फॉलो द ट्रेड स्ट्रक्चर ऑफ द अदर नेशन, रादर दे इवॉल्व देयर ओन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन द ट्रेड पैटर्न फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बोलता है कंट्री दूसरों के साथ में अपने ट्रेड स्ट्रक्चर को मैच नहीं करती, बल्कि वो खुद देखती हैं कि जो सामान वो सस्ता बना सकती हैं औरों से, वो उस सामान को क्या करेंगी? एक्सपोर्ट करेंगे, और जो महंगा बनाती है उनको वो क्या करती हैं? इंपोर्ट करती हैं। बिसाइड्स, इनके अलावा नेशन हैव मार्क्ड डिफरेंस इन देयर वल्नरेबिलिटी टू द अपहिल्स इन एक्सोजनस फैक्टर। इसके अलावा ये है नेशन जो है वो थोड़ा ध्यान रखते हैं कि इसका एक्सटर्नल फैक्टर को भी हम ध्यान में जो है रखते हैं जब हम इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है बेसिकली इसका जो मेन एम है वो क्या है? इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस theories of international trade in order to provide a conceptual understanding। इसके थ्रू हम आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे और द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिफ्ट इन द ट्रेड पैटर्न। बोलते ट्रेड जो है बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री दैट हैव द लिमिटेड रिसोर्स। तो वो सारी कंट्री जिनके पास में लिमिटेड रिसोर्स है तो उनके सर्वाइवल के लिए जो है वो ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे बट आपकी डिमांड तो है, आपको अपने लोगों की जो है वो नीड तो पूरी करनी है, बट उसको पूरा करने के लिए आपके पास में जो है रिसोर्सेज नहीं है, तो अब आप क्या करने वाले हैं? तो सर कुछ नहीं, हम क्या करेंगे बेसिकली जो सामान हम खुद नहीं बना सकते और तो बना रहे हैं तो उनसे मंगवा लेंगे। तो बेसिकली सर्वाइवल के लिए, चाहे सर्वाइवल के लिए चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ट्रेड जो है वो बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है।
तो बोलता है लिमिटेड रिसोर्स सच एज द सिंगापुर और द हांगकांग और कंट्री दैट आर स्क्यूड रिसोर्सेज सच एज द दोज लोकेटेड इन द कैरिबियन एंड द वेस्ट एशियन रीजन। हाउएवर कुछ ऐसी कंट्री हैं जो जिनके पास डाइवर्सिफाइड रिसोर्स है, बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के उनके पास रिसोर्स है, लाइक इंडिया, यूएस, चाइना, यूके, ये ट्रेड में एंगेज होती है ऑन द लॉजिकल बेसिस। ठीक है जी। जो ट्रेड पैटर्न जो है कंट्री का, वो एक बात ध्यान रखना, वो कभी भी आपका स्टैटिक फिनोमिना नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही यूनिट्स के अंदर जो है ट्रेड करते रहेंगे। लाइक अगर हम यहाँ से जो है वो ज्वेलरी को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ताउम्र ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या अगर हम बाहर से क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हमेशा ताउम्र के लिए क्रूड ऑयल मंगाते रहेंगे। अगर नई टेक्निक आएंगी, मान लीजिए जैसे अब अपने इंडिया के अंदर ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो आ रहे हैं, बहुत सारी कार, टाटा ने जो है अपनी नेक्सॉन जो है ईवी में निकाल दी है, किया ने जो है अपनी एक गाड़ी जो है वो ईवी में निकाली है। ठीक है, इस तरीके से हुंडई ने भी एक गाड़ी जो है अपनी ईवी में निकाली है। तो जब ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से होगा क्या, ईवी की वजह से, जैसे मान लीजिए अब ऑटो रिक्शा की बात करते हैं। पहले ऑटो रिक्शा जनरली दिल्ली या कैपिटल के अंदर, या आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, ऑटो रिक्शा जो है वो जनरली पहले पेट्रोल वाले और डीजल वाले चलते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन अब उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा आ गई है। बेसिकली आपने देखा होगा मयूरी करके जो है वो ई रिक्शा आ गई है। तो अब क्या हो गया, जब ई रिक्शा आएगी तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस में जो क्रूड है, जो कच्चा तेल हम वहां से इंपोर्ट करते थे, जिसको प्योरीफाई करने के बाद में या क्रूड को प्रोसेस करने के बाद में डीजल बनाते थे, पेट्रोल बनाते थे, अब उसकी डिमांड अगर नहीं होगी तो नेचुरल बात हम क्रूड की डिमांड भी जो है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेड पैटर्न होता है, जो ट्रेड पैटर्न चल रहा है, किन गुड्स को इंपोर्ट करना है, किन गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, ये कभी भी स्टैटिक नेचर का नहीं रहेगा। दिस इज नॉट द स्टैटिक फिनोमिना, दे आर द डायनेमिक इन नेचर। वो हमेशा क्या रहेगा, डायनेमिक, चेंज होते रहेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन, डिमांड टू डिमांड क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो वही बोलते हैं द ट्रेड पैटर्न जो है कंट्री का आर नॉट द स्टैटिक फिनोमिना, रादर दे आर द डायनेमिक इन नेचर। मोर ओवर द प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड द ट्रेड पार्टनर ऑफ द कंट्री डू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टिल रिसेंटली बेल्जियम सिटी ऑफ द एंटवर्प द डिस्प्यूटेड लीडर था इन द डायमंड पॉलिशिंग एंड ट्रेड, उसने विटनेस किया कि उसने अपना सारा बिजनेस जो है वो शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, इंडिया में एंड द अदर एशियन कंट्री। अब पहले वो खुद ही बना के एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब उसने अपना बिजनेस शिफ्ट कर दिया कहाँ, इंडिया। इंडिया से वो सामान बन के एक्सपोर्ट होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेड पैटर्न जो है वो एक क्या है, वो एक डायनेमिक फिनोमिना है, दिस इज नॉट द स्टैटिक फिनोमिना। ट्रेड थ्योरी अब जो है वो आपको मदद करती है क्या करने में, आपको इनसाइट देगी, आपको बेसिकली जो है वो ज्ञान प्रोवाइड करेगी, किस किस का, दोनों नेचर का, डिस्क्रिप्टिव भी एंड प्रिस्क्रिप्टिव भी, इनटू द पोटेंशियल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड द ट्रेड पैटर्न। इसका मतलब आपको डिस्क्राइब करेगी करंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस चीज की भी आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिसके बेस पर आप अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग कर सकते हैं। दे ऑल्सो फैसिलिटेट इन अंडरस्टैंड द बेसिक रीजन बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ द कंट्री एज ए सप्लाई बेस और द मार्केट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। प्रिंसिपल ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस। हर कंट्री ने अपने जो है वो कुछ कस्टम लो बना रखे हैं, लाइक इंडिया के अंदर भी कस्टम एक्ट जो है वो बेसिकली जो है इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करता है। तो हर कंट्री के जो कस्टम लो है जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो प्ले करते हैं। तो बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू अ वेरिंग एक्सटेंट बाय दीज बेसिक इकोनॉमिक थ्योरीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सब जो है जब आप इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ेंगे या इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज पढ़ेंगे, तो उससे आपको ये सब इनसाइट्स जो है, ये सब ज्ञान जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आइए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो हमारे सामने आ रही है, डेट इज द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। 1618 से 1800 के पीरियड के अंदर ये थ्योरी चली। उस टाइम पे जो है जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करती थी, तो पहली बात तो ट्रेड कैसे किया जाता था। लाइक अगर मुझे शुगर चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, ठीक है, तो या फिर आप मुझे शुगर चाहिए और शुगर आपके पास में, तो मैं आपको बोलूंगा जी मुझे 2 कट्टे शुगर दे दीजिए। आप मुझे 2 कट्टे या 2 बैग शुगर जब देंगे, तो बदले में मैं आपको जो पेमेंट करूंगा वो करूंगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर, डेट इज अ मेटल करेंसी। तो शुरुआती दौर जब कंट्रीज ने, अलग अलग देशों ने जब आपस में ट्रेड करना शुरू किया, तो ट्रेड का जो सेटलमेंट है वो किया जाता था किसके अंदर, आपके मेटल करेंसी में। और हर कंट्री ये चाहती थी कि उसके पास मेटल करेंसी के रिजर्व बढ़े। अब एक बात समझिएगा, अगर हम ये चेक करना चाहें कि आप पावरफुल हैं या नहीं है, पावर कहां से बेसिकली शो होती है, 2 तरीकों से। या तो आप किसी गस्टेड पोस्ट के ऊपर है और आपके पास में पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की पावर है आपके पास में, या आपके पास में पैसा है। जनरली यही बोलते हैं ना कि अगर पैसा है तो मतलब पावर है बेसिकली, क्योंकि पैसा है तो आप किसी भी पर्सन को जो है वो खरीद सकते हो, कोई भी डिसीजन अपने फेवर के अंदर जो है वो लेके आ सकते हो। जनरली ऐसा बोला जाता है जी। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मान लो आपको मौका मिलता है पैसा बढ़ाने का, तो आप पैसा बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? सर बट नेचुरल है,
क्योंकि पैसे से पावर है, तो नेचुरल बात है सर हम तो यही चाहेंगे पैसे से ही अगर रैंकिंग हो रही है, अगर मान लो दो लोगों की आपस में रैंकिंग हो रही है, या इसको भी भूल जाओ एक बार के लिए, आप एक बार विजुलाइज कीजिए, आपके एग्जाम को विजुलाइज करो, पेपर को। तो पेपर के अंदर आपका जो मेन एम है वो क्या होता है सर? पेपर के अंदर हमारा जो मेन एम है वो ये होता है कि हमारे मार्क्स जो वो सबसे क्या है, ज़्यादा है, दूसरे के कम आए और हमारे सबसे क्या है, ज़्यादा है। देखो +2 तक दूसरे से कोई मतलब नहीं था ज़्यादा अपने को, क्योंकि वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 40% का था। मेरे अगर 40 आ गए मैं पास, तुम्हारे 40 आ गए तुम पास। लेकिन अभी नेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6% का क्राइटेरिया है। तो 6% में अगर मान लो आप नहीं आए तो आप फेल हो। अगर आप 6% में आ गए, ठीक है, मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं और उसके अंदर पहले 6 के अंदर आपको आना है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप उन 6 के अंदर आओ। अगर आप उन 6 में आ गए तो जो 7वें नंबर वाला है वो क्या, 7 और 7 के नीचे वाले वो सारे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका जो मेन एम है वो क्या है, वो ये है अपने मार्क्स को क्या करना, इंक्रीज करना। और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो और दूसरे का सिलेक्शन ना हो। जनरली ये क्राइटेरिया होता है। तो शुरुआती दौर में यही होता था। हम एक कंट्री की औकात जो है वो नापते हैं कि उसके पास में जो है वो कितना पैसा है, उसके पास कितने फॉरेन करेंसी के रिजर्व है। और उस टाइम पे फॉरेन करेंसी के तौर पे जो है या एक्सचेंजेबल एसेट्स के तौर पे हम लोग बेसिकली गोल्ड को लेके चलते थे। तो हर कंट्री ये चाहती थी कि मेरा जो है वो रुतबा बढ़े, और उसका उस कंट्री का रुतबा बढ़ेगा कैसे, वो बढ़ेगा अगर उसके पास में जो है वो गोल्ड के रिजर्व जो है वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो जितने आपके पास में गोल्ड के रिजर्व जो है वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, उतना आपका रुतबा जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब रुतबा बढ़ाने के लिए हर कंट्री क्या करती थी, गोल्ड को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा, या तो जो आपके पास में है उसको प्रिजर्व करके रखो, या फिर आप दूसरों से जो है वो क्या कर लो, गोल्ड को ले लो। तो हर कंट्री कोशिश ये करती थी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, क्योंकि जितना आप एक्सपोर्ट करोगे, जितना आप चीजों को बेचोगे, उतना ही बाहर से आपको बदले में मिलेगा गोल्ड, और आपके फॉरेन करेंसी की या फिर आपके जो रिजर्व है मेटल करेंसी के वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यही मेन एम होता था। तो ये जो आपकी थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म था, इसके अंदर कंट्रीज जब ट्रेड करती थी तो उनका मेन एम एक ही होता था, और वो ये होता था कि हम कुछ भी करके जो है वो एक्सपोर्ट्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जिससे क्या होगा, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जितना हम सामान बाहर बेचेंगे, उतना बाहर से गोल्ड जो है हमारे पास में आएंगे, और हमारे यहाँ पे मेटल करेंसी के रिजर्व क्या होंगे, बढ़ेंगे। और मेटल करेंसी के अगर रिजर्व बढ़ेंगे तो बट नेचुरल है कि हमारी जो औकात है, हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो पोजीशनिंग है वर्ल्ड के अंदर, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और हर कंट्री यही चाहती थी, यही तो आपका मेन एम था कि आप अपनी पोजीशनिंग को बढ़ाना चाहते थे। तो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म बेसिकली जो है वो क्या बोलती है, ये बोलती है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे और इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अगर हम इंपोर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मैं सामान को अगर मंगाऊंगा, तो उससे होगा क्या सर, उससे ये होगा कि मेरे यहां से मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा ना। अब पेमेंट किस में करूंगा, फॉरेन करेंसी में। तो मेरे यहां से जो है, या गोल्ड के अंदर करूंगा, तो मेरे यहां से गोल्ड चला जाएगा, मेरे यहां से मेटल करेंसी के रिजर्व चले जाएंगे, और अगर मेरे यहां से मेटल करेंसी के रिजर्व चले गए तो मेरा जो खजाना है वो कम हो जाएगा। खजाना कम तो मेरी पावर कम, रुतबा कम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे। तो यहां पे थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जब आई शुरुआत के अंदर, या ये बेसिकली थ्योरी जो दी ना, ये एक सिचुएशन को देख के दिया था। तो इसमें सिचुएशन क्या थी कि हर कंट्री कोशिश कर रही थी कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाए और इंपोर्ट को क्या कर ले, रिस्ट्रिक्ट कर ले। और ऐसा करके हर कंट्री जो है वो अपने मेटल करेंसी के रिजर्व को बढ़ाना चाहती थी और अपने रुतबे को बढ़ाना चाहती थी। तो उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट थे, तो उन्होंने बेसिकली जो है वो वर्ल्ड सिचुएशन को समझा और अपना एक थ्योरी प्रोपाउंड किया, और उन्होंने बोला कि आज की डेट के अंदर क्या चल रहा है, हर कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वो अपने एक्सपोर्टर्स को वेरियस स्कीम्स भी दे रही है, और वो इंपोर्ट को रोक रही है, इंपोर्ट को बैन लगा रही है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट की वजह से उनके गोल्ड के रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो उस सिचुएशन जो शुरुआत में जब कंट्रीज ने आपस में व्यापार करना शुरू किया, तो उस टाइम पे सबसे पहली जो सिचुएशन सामने आई वो ये आई, हर कंट्री कोशिश कर रही थी वो एक्सपोर्ट को क्या करने की, बढ़ाने की, और इंपोर्ट को क्या करने की, रोकने की। उसी के ऊपर एक थ्योरी बनी, दैट इज द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। तो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म का जो एक ही नियम था वो क्या था, इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज द इंपोर्ट और रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट तो लगातार बढ़ाओ, इंपोर्ट को कम करो या उसको पूरी तरह से क्या कर दो, बंद कर दो। और ऐसा करके हम अपनी कंट्री के अंदर मेटल करेंसी के रिजर्व को क्या करना चाह रहे, बढ़ाना चाह रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। बोलते थे थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म एट्रीब्यूट द एंड मेजर। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जो है वो एट्रीब्यूट करता है और मेजर करता था वेल्थ ऑफ ए नेशन। एक कंट्री की जो वेल्थ है उसको मेजर करते थे बाय द साइज ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड
treasury accumulated wealth is traditionally measured in terms of gold, as earlier gold and silver were considered to the currency of the international trade। तो शुरुआती दौर में जो है वो क्या होता था, थ्योरी ऑफ मर्केलिज्म ये बोलता है कि हम जो है एक कंट्री की वेल्थ को मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द, किसके बेस पर, गोल्ड के बेस पर, कि कितने आपके पास में गोल्ड के रिजर्व जो है वो पड़े हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में गोल्ड और सिल्वर जो है वही आपकी बेसिकली एक करेंसी थी जिसके बेस पर आप ट्रेड करते थे। नेशन शुड एक्यूमुलेट, नेशन जो है वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट, इकट्ठे करते हैं फाइनेंशियल वेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बाय एनकरेज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करके, एंड डिस्करेज द इंपोर्ट। द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म एम एट क्रिएटिंग द ट्रेड सरप्लस। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म का जो मेन एम था वो क्या था, हम ट्रेड सरप्लस क्रिएट करना चाहते थे। इसका मतलब हम ये चाहते थे कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो और हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या हो, कम हो, which in turn contribute to the accumulation of the nation wealth. Between the 16th and the 19th century, European colonial power actively pursue international trade to increase their treasury of gold, which were in turn invested to build a powerful army and infrastructure. शुरुआती दौर में जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थी ना, वो एक्टिवली इसी थ्योरी को परस्यू कर रही थी, क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपने गुड्स की, गोल्ड की ट्रेजरी को, which were in turn invested in, ये गोल्ड है, गोल्ड को बढ़ाना चाह रहे थे और बाद में उस गोल्ड को इन्वेस्ट करेंगे क्या करने में, एक पावरफुल आर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में। अब ये थ्योरी जो थी, तो ये पहले तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ये थ्योरी बेसिकली बोल क्या रही है। ये थ्योरी ये बोल रही है कि शुरुआती दौर जब शुरू हुआ, जब आपस में देशों ने आपस में व्यापार करना शुरू किया, तो हर कंट्री क्या चाहती थी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना, और ऐसा करके वो ट्रेड सरप्लस क्रिएट करना चाहती थी। और ऐसा वो क्यों करना चाहती थी, क्योंकि वो ये चाहती थी जितना हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना बाहर से गोल्ड हमारे पास में आएगा और उतने ही हमारी जो है एक नेशन की वेल्थ जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि उस टाइम पे वेल्थ देखते थे ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड। जैसे आज के डेट में आपकी वेल्थ कैसे पता चलेगी कि आपके पास में पैसा कितना है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके पास कोठी कितनी बड़ी है, आपके पास जो है वो गाड़ी कौन सी है, तो उसके बेस पर वेल्थ जो है वो पता चलेगी। एग्जांपल मान लीजिए, अगर मैं आज की डेट में बात करता हूं, भाई मेरे पास में फॉर्च्यूनर है, थार है, आपके पास में मर्सिडीज है। अब आपके पास अपर क्लास गाड़ी है ना, जर्मन गाड़ी आपके पास है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास थार इंडियन ब्रांड है, टोयोटा जैपनीज ब्रांड है, बट आपके पास तो भाई जर्मन ब्रांड है। आप मर्सिडीज लेके घूम रहे हो, आप ऑडी लेके घूम रहे हो, आप बीएम लेके घूम रहे हो, ठीक है। तो अब आपका जो औकात है, आपकी औकात बहुत ही ज्यादा है और मेरी औकात बहुत ही क्या कम है, ये बात समझिएगा। तो हर नेशन ये चाहता था अपनी औकात को बढ़ाना, और औकात बढ़ती थी। आज तो जैसे औकात मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बढ़ रही है गाड़ी के बेस पर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। उस टाइम औकात बढ़ती थी ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्ड के बेस पर। तो हर कंट्री ये चाहती थी कि हम गोल्ड के रिजर्व को क्या करें, बढ़ाएं, और गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाने के लिए वो एक्सपोर्ट तो बढ़ाते थे और इंपोर्ट को कम करते थे, ठीक है जी। और जब वो गोल्ड का ट्रेजरी उनकी बढ़ जाएगी, जब गोल्ड का खजाना बढ़ जाएगा, तो उस फिर बाद में वो उस खजाने को जो इन्वेस्ट करेंगे किसके ऊपर, आर्मी के ऊपर। चलो आगे। अब ये जो थ्योरी आई मर्केलिज्म, इसकी कुछ लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन क्या है, अंडर दिस थ्योरी एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ टेक प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ अनदर ट्रेडिंग पार्टनर। अब ये बोलता है इस थ्योरी में सबसे बड़ा पंगा ये था कि जो आप अपने ट्रेजरी को बढ़ा रहे थे, और वो किसके बेस पर बढ़ रही थी, दूसरे, आपका तो मुनाफा था, दूसरे पर्सन का नुकसान था। क्योंकि अगर आपके गोल्ड के रिजर्व बढ़ेंगे, दूसरे के गोल्ड के रिजर्व क्या होंगे, कम होंगे। देयरफॉर इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो माना जाता था एक विन लूज गेम। विन लूज मतलब मेरा फायदा तुम्हारा नुकसान, या तुम्हारा फायदा मेरा नुकसान। इट रिजल्टिंग वर्चुअली इन नो कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वेल्थ, जिससे ग्लोबल वेल्थ को कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर मान लो आपने मुझे 100 रुपए के गोल्ड दिया, मान लो 100 ग्राम गोल्ड दे दिया, तो आपका 100 ग्राम गोल्ड कम हो जाएगा, मेरा 100 ग्राम गोल्ड बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या फायदा हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड बिकम से जीरो सम गेम बोलते थे, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड करने से अपने को कोई भी ना फायदा हुआ और ना ही क्या हुआ, नुकसान हुआ। दूसरा इसका जो घाटा था वो ये, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पॉसिबल ओनली इन द शॉर्ट टर्म। मतलब ये बोलता था कि आप ना ये जो बोल रहे हो कि हम वेल्थ को बढ़ा लेंगे, आप गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा लेंगे, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही है। क्योंकि मान लो आज के डेट में आपने गोल्ड के रिजर्व बढ़ा लिए, मान लो गोल्ड आपने बढ़ा लिया, आपने एक्सपोर्ट खूब सारा कर लिया और गोल्ड बढ़ा लिया। अब एक बात बताओ, जब आप एक्सपोर्ट खूब सारा कर दोगे और गोल्ड बढ़ा लोगे, तो जितना आपके पास गोल्ड होता है, आप मुझे ये बताइएगा, क्या आप अपने देश में जब करेंसी छापते हो, तो करेंसी छापने के लिए आपके पास में कुछ बेस होना चाहिए, और वो बेस क्या होता है, वो बेसिकली गोल्ड होता है। जितना आपके पास में गोल्ड की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना करेंसी आप ज़्यादा जो है वो क्या कर सकते हो, छाप सकते हो। क्योंकि हम बेसिकली जब करेंसी छापते हैं तो यही तो देखते हैं कि हमारे पास में उसके एवज में गोल्ड के रिजर्व कितने पड़े हैं। अब जितना आप करेंसी ज़्यादा छापोगे, मैंने यहाँ पे लिखा पूरा, अगर मान लो आपके पास में गोल्ड के रिजर्व बढ़ेंगे
तो क्या होगा, उतना ही आप करेंसी जो प्रिंट करोगे वो क्या करोगे, ज्यादा। हाँ जी, और जितना करेंसी प्रिंट ज्यादा होगी उतना उसका सर्कुलेशन जो है कंट्री के अंदर ज्यादा होगा जी, उतना ही कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी। हाँ जी बढ़ेगी। जितने लोगों के पास में पैसा आएगा उतना लोगों की डिमांड बढ़ेगी। हाँ जी बढ़ेगी। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या प्राइस बढ़ेंगे, चीजों के कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे। हाँ जी बढ़ेंगे। और अगर चीजों के रेट बढ़ेंगे, अगर प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेंगे तो उससे होगा क्या, तो क्या आपके एक्सपोर्ट प्राइस है महंगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब पहले कोई सामान जो आप 100 रुपए का बना रहे थे, अब वही सामान जो है वो 300 रुपए का हो गया। तो पहले वो 100 रुपए का सामान जाता था बाहर, सस्ता था, ज्यादा बिकता था। अब वो 300 का जाएगा तो वो क्या होगा, ज्यादा बिकेगा, कम बिकेगा, कम बिकेगा। तो एक्सपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि ये जो आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, मतलब जो आप एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहे हो, ये शॉर्ट रन के लिए ही है। बाद में ये सिचुएशन दोबारा से जो है वो अपोजिट हो जाएगी एंड वुड ऑटोमेटिकली बी एलिमिनेटेड इन द लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू द डेविड ह्यूम प्राइस स्पेसिफिक flow doctrine. An influx of the gold by way of more export than import by a country raise the domestic price, leading to increase in export price. In turn, the country would lose its competitive edge in terms of price. On the other hand, the loss of gold by the importing country would lead to decrease in their domestic price level. They would boost their export. और जिस कंट्री से गोल्ड चला जाएगा, अब होगा क्या, जिस कंट्री से गोल्ड चला गया तो वहां पे नेचुरल बात है पैसे की कमी हो जाएगी। और अगर पैसे की कमी होगी तो फिर क्या होगा, डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगा, नेचुरल रेट कम होगा। तो वो उसका अगर सामान सस्ता हो गया फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसका सामान बिकेगा, तो अपने आप उसके एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये आपको शॉर्ट पीरियड में ही देखने को मिलेगा और बाद में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। और जो बेसिकली क्या बोलते हैं, मर्केंटिलिज्म एट्रीब्यूट टू increase the wealth of a nation by accumulated gold or silver। तो आप मेटल करेंसी के बेस पर अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते थे, वेल्थ को बढ़ा लिया आपने, और वेल्थ को इंक्रीज करके आप अपनी औकात बढ़ाना चाहते थे। और वो कैसे करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट एंड डिमिनिशिंग द इंपोर्ट। आगे फिर बोलते हैं प्रेजेंटली गोल्ड रिप्रेजेंट करता है ओनली माइनर पोर्शन ऑफ द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और आज के डेट में ये थ्योरी वैसे भी काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि आज के डेट में जो है फॉरेन करेंसी का ज्यादा बोलबाला है, लाइक डॉलर्स का ज्यादा बोलबाला है, क्योंकि ट्रेड अब गोल्ड में नहीं होता, ट्रेड होता है डॉलर्स के अंदर, इसलिए ये जो आपकी थ्योरी है उसका ज्यादा बोलबाला नहीं है। आगे मर्केंटिलिस्ट थ्योरी ओवरलुक अदर फैक्टर इन ए कंट्री वेल्थ सच एज अ नेचुरल रिसोर्स, मैन पावर एंड इट्स स्किल लेवल, कैपिटल एक्सेट्रा। तो इन फैक्टर वो सिर्फ एक ही चीज को देखती थी, किसको, गोल्ड को। गोल्ड के बेस पर एक कंट्री की औकात नाप लेते थे, लेकिन बाकी फैक्टर भी तो हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनको हम कंसीडर करते नहीं थे। आगे इफ ऑल द कंट्री फॉलो द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, अगर सभी कंट्री ये सोच ले कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इंपोर्ट करेंगे नहीं, तो अगर आप इंपोर्ट ही नहीं करोगे, अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो भैया आप एक्सपोर्ट ही करोगे। और हर कंट्री बोलते हैं हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप एक्सपोर्ट किसको कर सकते हो, आप किसी को भी पर्सन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या बोलता है, इफ ऑल कंट्री फॉलो द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी दैट प्रमोट द एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट एंड क्रिएट द सेवरल ट्रेड बैरियर इन द प्रोसेस, इट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन ए हाईली रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो फिर ट्रेड कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी वर यूज बाय द कॉलोनियल पावर। यहां पे बेसिकली इस थ्योरी को यूज करके हम कॉलोनियल पावर को बढ़ाना चाहते थे। मतलब ये है, हम अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहते थे एज ए मींस ऑफ एक्सप्लोटेशन, वेयर बाय दे चार्ज द हायर प्राइस फ्रॉम देयर colonial market for their finished industrial product and bought raw metal at much lower cost from their colony। जैसे इंडिया के अंदर होता हुआ, तो इंडिया में भी यूएस जो इंग्लैंड वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, वो इंडिया से रॉ मेटेरियल सस्ता ले जाते थे और फिर इंडिया को उस मटेरियल से प्रोडक्ट इंडिया को महंगे दामों पर बेचते थे और इंडिया का एक्सप्लोटेशन करते थे। यही चीज शुरुआत के अंदर चल रही थी। तो इंडिया में जो अंग्रेज जब आए, तो अंग्रेजों ने आके यहाँ पे क्या किया, बेसिकली यहाँ से सस्ता जो है वो सोना या सस्ते जो रिसोर्सेज है वो अपने कंट्री में लेके गए और वहां पे उसको प्रोसेस करके कैपिटल गुड्स बनाई, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाई और उसको इंडिया को ही बेचा फिर महंगे दामों के ऊपर। और उन्होंने इंडिया की मार्केट को पूरी तरह से क्या किया, एक्सप्लोट किया। कॉलोनियल पावर रिस्ट्रिक्ट करती है डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन their colonies to a minimum infrastructure base that would support the international trade for their own interest, thus the colonial remained poor। तो आप जो जैसे अब अंग्रेज इंडिया में आकर उन्होंने राज किया, तो इंडिया को जो है पुअर रखा, क्यों, यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं किया उन्होंने, उतना बस सिर्फ काम किया कि उनका मकसद जो है वो हल होता रहे। ऐसी जगह पे उन्होंने पोर्ट बनाए जो उनको लग रहा है कि हमारा व्यापार जो है वो बढ़े, बाकी किसी भी फैक्टर के ऊपर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए बोलते हैं थ्योरी जो है वो ज्यादा अच्छी थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक कंट्री का फायदा होगा तो दूसरे का पूरी तरह से क्या होगा, नुकसान होगा।
ओके जी सर, दिस इज द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, व्हाट इज जीरो सम गेम, पॉजिटिव सम गेम और नेगेटिव, मैं वो समझा देता हूँ। जीरो सम गेम क्या होता है, एक बात समझ लेना बस इसको। तो वैसे जीरो सम गेम, गेम थ्योरी के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन का फायदा जो होता है वो दूसरे पर्सन का नुकसान होता है। जैसे अगर मैंने आपसे शर्त लगाई, मैंने आपको बोला कि आज देखना शाम को जो है वो मान लो सीएसके जीतेगी, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग जीतेगी, ठीक है। अगर चेन्नई सुपर, और चलो 100 की शर्त लगा, और आप बोले नहीं, मान लो चेन्नई का और मुंबई का अगर मान लो मैच था, ओके, तो मैं आपको बोला कि चेन्नई जीतेगी, देख लेना। आप बोले नहीं मुंबई जीतेगी, मैंने कहा लगा लो 100 की शर्त। आप 100 की शर्त लगा ली मान लो, और चेन्नई जीत गई, तो मेरा तो 100 का फायदा और आपका 100 का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दिस इज नोन एज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब जो है वो ये होता है, जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए एक कंट्री का जो फायदा होगा वो दूसरे कंट्री के लॉस के ऊपर होता है, मतलब दूसरे कंट्री की कॉस्ट के ऊपर होता है, तो उसको बोलते हैं जीरो सम गेम। और उससे वर्ल्ड के जो रिसोर्स है उसमें कोई भी बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो व्हाट इज जीरो सम गेम? जीरो सम एक सिचुएशन है गेम थ्योरी में जिसके अंदर एक पर्सन का जो गेन है वो इक्विवेलेंट होता है टू द अनदर लॉस। सो द नेट चेंज इन द वेल्थ और बेनिफिट इज जीरो। तो नेट जो चेंज है वो क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। तो इस गेम के अंदर जैसे चेस हो गया, टेनिस हो गया, तो इसके अंदर एक पर्सन जो है वो विनर रहेगा और एक पर्सन जो है वो कौन रहेगा, लूजर रहेगा। इसके बाद होता है, एक होता है पॉजिटिव सम गेम। पॉजिटिव सम गेम ये होता है कि जिसके अंदर जो है वो दोनों पार्टी को जो है वो क्या होगा, फायदा होगा, और वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो है वो क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव सम गेम। अब जैसे मान लीजिए इसमें ये हो गया, जैसे एग्जाम हुआ, ठीक है, और मैं पेपर नंबर 1 तैयार करके, आप पेपर नंबर 2 तैयार करके, अब मैंने आपको पेपर नंबर 1 दिखा दिया, आपने मुझे पेपर नंबर 2 दिखा दिया, दोनों का फायदा हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव सम गेम। जब दोनों पार्टी का, जो दोनों पार्टी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंगेज है, जब दोनों का फायदा हो जाए उसको बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम। बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम इन द गेम थ्योरी ए टर्म दैट रेफर टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच टोटल ऑफ द गेन एंड लूजेस इज ग्रेटर देन जीरो। जब जो टोटल होगा विन और लूज का वो एक जीरो से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, पॉजिटिव फिगर आएगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम। पॉजिटिव सम अकर व्हेन रिसोर्सेज आर सम हाउ इंक्रीज। पॉजिटिव सम गेम जो है वो तब आता है जब रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जो है वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। एंड एन अप्रोच इज फॉर्मुलेट इन विच द डिजायर एंड द नीड फॉर ऑल कंसर्न आर सेटिस्फाई। एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो लिया आपके लिए, ये समझना इसको एक बार देखो। जैसे इंडिया जो है वो शुगर बनाती थी, और इंडिया शुगर बनाती है 40 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इंडिया शुगर कितने में बना रही है, बेच रही है। इंडिया शुगर, इंडिया के अंदर जो है वो चीनी बिक रही है 40 रुपए किलो के हिसाब से, और इंडिया में उसको बनाने की कॉस्ट आ रही है 15 रुपए किलो। यूएस के अंदर वही चीनी जो है वो बिक रही है मान लो 70 रुपए किलो के हिसाब से, और यूएस के अंदर जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 55 रुपए किलो। अब यूएस वाले जो है वो बोले कि आप हमको चीनी बना के देखो, बेचो। अगर इंडिया वाले जो है वो क्या करेंगे, मान लीजिए चीनी बना के बेचेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो इंडिया में वो जो चीनी है वो कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से बिक रही है। यूएस के अंदर जो है वो जा रही है कितने, यूएस में बिक रही है कितने में, 70 के हिसाब से। अब एक बात बताइएगा, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है शुगर को 50 रुपए के हिसाब से, तो इंडिया का फायदा है, हाँ जी सर फायदा है, क्योंकि 15 की बिक रही है, 15 में बन रही है, और हम वहां पे बेचेंगे कितने में, 50 के हिसाब से, तो हमको फायदा जो है वो कितने का हो गया, 35 रुपए का फायदा। यूएस को फायदा है क्या, सर यूएस में वही चीनी 55 में बन रही थी और 70 में बिकती थी, और अब वो चीनी वहां यूएस में कितने की बिकेगी, 50 में, तो यूएस को भी क्या हो गया, फायदा हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव सम गेम। तो पॉजिटिव सम गेम के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, अगर हम बात करें पॉजिटिव सम गेम के अंदर जो है वो दोनों कंट्री को जो है वो क्या होगा, फायदा होगा, और ग्रोथ जो होगी रिसोर्स में वो दोनों की क्या होगी, मतलब अल्टीमेट जो है वो ग्रोथ ज्यादा रहेगी आपकी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव सम गेम। जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करेगी तो फिर क्या होगा, बेनिफिट होगा बेसिकली, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव सम गेम। ओके, तो ये था आपका पॉजिटिव सम गेम। अब पॉजिटिव के बाद में पढ़ेंगे आप अगला जो है नेगेटिव सम गेम। अब ये नेगेटिव सम गेम जो है वो क्या होता है, देखिए नेगेटिव सम गेम का के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब दो कंट्री आपस में व्यापार करती हैं तो अल्टीमेट वर्ल्ड ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब जो है वो दो नेशन जब आपस में ट्रेड करेंगे, एक को फायदा तो होगा लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना दूसरे को नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म, मतलब वर्ल्ड ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव रहेगी, वर्ल्ड के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे जीरो में तो क्या था, वर्ल्ड ग्रोथ जीरो थी, मतलब ये है बेसिकली रिसोर्स में एप्रिसिएशन कुछ भी नहीं हुआ। पॉजिटिव सम गेम के अंदर जो है वो क्या हुआ कि एक का फायदा एक का नुकसान तो हुआ, लेकिन फायदा ज्यादा हुआ नुकसान कम हुआ, तो वर्ल्ड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जो वो क्या हुए, ज्यादा हुए। लेकिन नेगेटिव के अंदर उल्टा होगा। जैसे आपने मूवी देखा होगा
पद्मावत। अब पद्मावत के अंदर बेसिकली जो है वो क्या हुआ एट द एंड में आपने देखा हो तो खिलजी ने जो है वो उसके खिलजी का और वो शाहिद का और रणवीर का आपस में जो है वो झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में जो है वो क्या हुआ, खिलजी ने शाहिद को मार भी दिया और खिलजी फिर गया रानी को लेने, पद्मावत को लेने, और पद्मावती जो है वो भी नहीं मिली उसको। इसका मतलब शाहिद भी मारा गया, खिलजी को रानी भी नहीं मिली और रानी भी मर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली फायदा किसी का कुछ नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ। डेट इज द जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम को बोलते हैं हम लोग क्या, डिसीजन थ्योरी लूज लूज सिचुएशन, ऑल पार्टिसिपेंट लूज एज ए नेगेटिव और लूज ओवरवेट द पॉजिटिव। या नुकसान, या तो दोनों पार्टी नुकसान में रहेंगी, या अगर एक पार्टी नुकसान में है और एक पार्टी फायदे में है तो जिसका जो फायदे में ना उसका फायदा उतना नहीं होगा जितना दूसरे का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एंड नो वन लीव विद एनीथिंग पॉजिटिव, और कोई भी पार्टी जो है वो किसी पॉजिटिव के साथ में जो है वो नहीं बचेगी या किसी विनिंग के साथ में नहीं बचेगी। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव सम गेम। तो नेगेटिव सम गेम बेसिकली क्या होता है, लूज लूज सिचुएशन होती है बेसिकली ये, जिसके अंदर जो है दोनों पार्टी या तो नुकसान में, या एक पार्टी का फायदा दूसरे का नुकसान जो है वो क्या है ज्यादा और फायदा क्या है कम है। चलो जी, ये थी पहली थ्योरी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हमने पढ़ लिया। अब आई थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। अब आई सेकंड थ्योरी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक छापी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन। एडम स्मिथ ने प्रपोज किया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी 1776 में, और उन्होंने जो है वो एक किताब छापी और किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द वेल्थ ऑफ ए नेशन। ओके, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ ए नेशन। और उसके अंदर उन्होंने जो है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को बताया। तो उन्होंने शुरुआत कैसे करी, ध्यान से सुनना। पहले जो आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी का नाम क्या था, मर्केंटिलिज्म, जो बेसिकली क्या बोलती थी कि हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, ओनली एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप क्या चाहते हैं, आप सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते थे। मर्केंटिलिज्म की बात कर रहा हूं, तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी के अंदर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते थे और आप इंपोर्ट को जो है वो क्या करना चाहते थे, कम, या इंपोर्ट को जीरो करना चाहते थे। ऐसा। अब एक बात, अगर हर कंट्री बोले कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इंपोर्ट करेंगे नहीं, अरे तुम एक्सपोर्ट तो तभी बढ़ाओगे ना जब दूसरी कंट्री क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। और अगर दूसरी कंट्री इंपोर्ट करने से मना कर दे तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो मर्केंटिलिज्म में हमारा एम तो यही था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना या इंपोर्ट को जीरो करना। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो फिर अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, इंपोर्ट कोई भी नहीं करना चाहता, तो फिर होगा क्या भाई, इंटरनेशनल बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। सभी कंट्री बेचने के लिए आगे, खरीदने वाला कोई है नहीं, तो फिर क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर बाद में एडम स्मिथ आया और वो बोला कि ये सिचुएशन काम नहीं करेगी, आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो लोग बोले ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम इंपोर्ट भी करेंगे, बट द क्वेश्चन इज किस कमोडिटी का हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें। मतलब कौन सी कमोडिटी हम एक्सपोर्ट करें और कौन सी कमोडिटी हम इंपोर्ट करें, आप ये बताओ। मतलब बात अब एडम स्मिथ आ गए और एडम स्मिथ ने ये बोला कि देखिए, अगर आप सिर्फ ये मोटो लेके चलोगे कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको एक्सपोर्ट अगर करना है तो आपको इंपोर्ट भी साथ में करना पड़ेगा। लोग बोले ठीक है एडम स्मिथ जी, हम आपकी बात मानते हैं, बट द क्वेश्चन इज किस कमोडिटी को इंपोर्ट करें और किसको एक्सपोर्ट करें। तो वहां पे एडम स्मिथ ने एक बात बोली, दैट इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। वो बोले जिस कमोडिटी को बनाने में आपको एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, उस कमोडिटी को बना बना के एक्सपोर्ट करो, और जिस कमोडिटी में आपको डिसएडवांटेज है उसको क्या करो, इंपोर्ट करो। ध्यान से समझना, एडम स्मिथ ने क्या बोला, जिस कमोडिटी के अंदर, जिस कमोडिटी में आपको जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब अभी ये नहीं पता एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, लेकिन उन्होंने एक बात ये बोल दिया, जिस कमोडिटी को, मान लो दो ही कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी वाई, अगर आपको एक्स कमोडिटी को बनाने में एब्सोल्यूट क्या है, एडवांटेज है, तो आप एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर एक्स कमोडिटी को बनाने में है तो आप एक्स कमोडिटी को क्या करो, प्रोड्यूस करके और एक्सपोर्ट करो, और वाई का क्या करो, इंपोर्ट करो। ध्यान से समझना, मान लीजिए दो ही कमोडिटी है, एक है एक्स और एक वाई, ओके, या एक्स वाई का भी एग्जांपल मैं छोड़ता हूं, मैं एप्पल और एप्पल ऊपर लेके चलता हूं कुछ, फिर आपको थोड़ा और भी क्लैरिटी होगा। मान लो दो कमोडिटी है, एक है एप्पल और एक है ऑरेंज, ओके। तो अगर आपको एप्पल के अंदर क्या है, एडवांटेज है, अगर आपको एप्पल कमोडिटी के अंदर जो है वो क्या है, एडवांटेज है, तो आप एप्पल को प्रोड्यूस करके क्या करें, एक्सपोर्ट करें, और आप ऑरेंज का जो है
वो क्या करे, इंपोर्ट करे। समझ गए। और दूसरी कंट्री को क्या बोलेंगे, अगर दूसरी कंट्री को जो है वो ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज कमोडिटी के अंदर अगर उसको क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो वो क्या करेगी, वो ऑरेंज का प्रोडक्शन करके और एक्सपोर्ट करेगी, और फिर वो एप्पल को जो है वो क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। समझना। एडम स्मिथ आए और उन्होंने बोला देखो भाई मर्केंटिलिज्म तो काम करेगा नहीं, अगर आप लोग मर्केंटिलिज्म के बेस पर चलोगे तो आपका व्यापार कुछ ही समय तक होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि हर कंट्री जब ये बोलेगी हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, और इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाएगा। और अगर आपको पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ करनी है तो इंटरनेशनल व्यापार तो बढ़ाना पड़ेगा। तो लोग बोले ठीक है फिर कैसे बढ़ाएं बताओ तुम। तो एडम स्मिथ बोले तुम सामान इंपोर्ट भी करो एक्सपोर्ट भी करो। लोग बोले ठीक है तुम्हारी बात मानी, आप बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें, किस सामान को इंपोर्ट करें किसको एक्सपोर्ट करें। तो एडम स्मिथ ने बोला जिस सामान को बनाने में आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जिस सामान को बनाने में आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है उस सामान को बनाकर एक्सपोर्ट करो, और जिस सामान को बनाने में आपकी डिसएडवांटेज है उसको इंपोर्ट करो। हम बोले ओके, मतलब जिसमें अगर जिस सामान को बनाने में मेरी एडवांटेज है उसको बना के मैं एक्सपोर्ट करूंगा, और जिसमें मेरी डिसएडवांटेज है उसको मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ये एडवांटेज क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री, मान लो मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं एप्पल को बाकी नेशन से मोर एफिशिएंट बना सकता हूं एंड कॉस्ट इफेक्टिव बना सकता हूं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफिशिएंट मतलब अच्छा, और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता। इसका मतलब मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज? एब्सोल्यूट एडवांटेज इज द पावर ऑफ ए नेशन। एक नेशन के पास पावर है कि वो एक कमोडिटी को दूसरे से कॉस्ट एफिशिएंट भी बना सकता है, बोले तो कॉस्ट इफेक्टिव भी मतलब सस्ती भी, और मोर एफिशिएंट भी बोले तो अच्छी भी। अगर मेरे पास ये एडवांटेज है कि मैं एप्पल को आपसे, आप भी एप्पल बना रहे हो मैं भी बना रहा हूं, लेकिन मैं जो एप्पल बनाऊंगा ना आपके मुकाबले में सस्ता बनाऊंगा, और आपके मुकाबले में उसकी जो ब्रीड बनेगी वो अच्छी भी बनेगी। तो मैं बोलूंगा भैया मेरे को एडवांटेज है एप्पल में, तो मैं एप्पल को बना के क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। वही अगर मैं आपकी बात करता हूं, आप क्या बना रहे हो, ऑरेंज बना रहे हो, ओके। तो आप ऑरेंज जो है, आप भी ऑरेंज बना रहे थे मैं भी, लेकिन आप जो है जो ऑरेंज का जो प्रोडक्शन कर रहे थे मुझसे सस्ता कर रहे थे, और आपका जो ऑरेंज है वो बहुत ही रस वाला है और बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत ही जबरदस्त है। बड़े बड़े ऑरेंज है, हमारे तो छोटे छोटे ऑरेंज है और वो भी खट्टे निकल जाते हैं, लेकिन तुम जो ऑरेंज बना रहे हो मीठे ऑरेंज है, बिल्कुल ही जबरदस्त वाले ऑरेंज है आपके। तो इसका मतलब कि आपके ऑरेंज में एडवांटेज है, तो आप ऑरेंज को बना के क्या करना, एक्सपोर्ट, और मैं एप्पल को बना के एक्सपोर्ट करूंगा। मैं एप्पल एक्सपोर्ट करूंगा और आपसे ऑरेंज इंपोर्ट करूंगा, आप ऑरेंज एक्सपोर्ट करना और मुझसे एप्पल इंपोर्ट करना। दिस इज नोन एज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो एडम स्मिथ ने जो है ये थ्योरी प्रोपाउंड किया, तो उन्होंने पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज बताया। आइए अब हम उसको पढ़ते हैं, ध्यान देना। आओ शुरुआत से पढ़ते हैं। एडम स्मिथ दिस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट व्यू, उसने व्यू किया कि मर्केंटिलिज्म वीकन एक कंट्री, के मर्केंटिलिज्म जो थ्योरी है वो एक कंट्री को वीक कर देगी। उसने एडवोकेट किया कि फ्री ट्रेड अमंग कंट्री टू इंक्रीज ए कंट्री वेल्थ। तो उन्होंने बोला कि फ्री ट्रेड होना चाहिए देशों के बीच में, जिससे देशों की वेल्थ जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। फ्री ट्रेड अनेबल करता है कंट्री को कि वो प्रोवाइड करे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू इट्स पीपल बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विस एंड इंपोर्टिंग अदर। विच गुड शुड ए कंट्री प्रोड्यूस एंड विच गुड इट शुड इंपोर्ट। अब किस गुड्स को प्रोड्यूस करे किसको इंपोर्ट करे ये देखना पड़ेगा। तो वहां पे एडम स्मिथ ने जो है एक थ्योरी बना के जो है वो इसका क्या दिया, आंसर दिया। मर्केंटिलिज्म तो बोल रहा था एक्सपोर्ट करो, एडम स्मिथ बोला एक्सपोर्ट भी करो इंपोर्ट भी करो। अब अगला क्वेश्चन ये किसको एक्सपोर्ट करे किसको इंपोर्ट करे, वो फिर एडम स्मिथ ने बताया। वो क्या बोले, एडम स्मिथ ने प्रपोज किया एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड 1776 बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। किसके बेस पर थी, डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पर थी। अकॉर्डिंग टू हिम एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल टू इंटरनेशनल सिनेरियो हेल्प करता है कंट्री को टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव द कॉस्ट एडवांटेज ओवर द अदर कंट्री। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एवरी कंट्री शुड स्पेशलाइज, हर कंट्री को स्पेशलाइज होना चाहिए इन प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट को बनाने में विच इट कैन प्रोड्यूस एट लेस कॉस्ट than that of the other country and exchange this product with other product produced cheaply by other country। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको उन सामान को बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए जो आप औरों से सस्ता और अच्छा बनाते हो, और आपको उन सामान को इंपोर्ट करना चाहिए जो आप औरों से महंगा बनाते हो।
ठीक है जी। ट्रेड जो होगा दो कंट्री के बीच में होगा व्हेन वन कंट्री प्रोड्यूस करेगी वन प्रोडक्ट एट लेस कॉस्ट एंड देन दैट ऑफ द अनदर कंट्री एंड द अदर कंट्री हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट कंट्री इन प्रोड्यूसिंग इन एनी अदर प्रोडक्ट। अब आपके पास जो एडवांटेज है वो कैसी कैसी हो सकती है। बेसिकली एडम स्मिथ ने क्या बोला कि आपको ट्रेड तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करेंगे आप लोग। एक्सपोर्ट तो आप करना चाहते भी थे तो आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, बट द क्वेश्चन इज किस कमोडिटी को इंपोर्ट करूं किसको एक्सपोर्ट करूं, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर। सर किस कमोडिटी को इंपोर्ट करना है और किसको एक्सपोर्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कि किस सामान में आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है। जिस सामान में आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसको आप बना बना के एक्सपोर्ट करना, और जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है उसको आप क्या करना, इंपोर्ट करना। अब आपके एडवांटेज किस किस नेचर की हो सकती है। पहला, स्किल्ड लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एडवांटेज। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में लेबर अच्छी है, ठीक है, मेरे पास में उस सामान को बनाने वाली लेबर अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस लेबर को यूज करके वो सामान बनाना। मेरे पास जो लेबर पड़ी है या मेरे पास दूसरे सामान को बनाने की लेबर अच्छी है, तो मैं दूसरे सामान को बनाने में उस लेबर का क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तो क्या बोलते हैं, कंट्री के पास में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो सकती है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, सुटेबिलिटी ऑफ द स्किल ऑफ द लेबर ऑफ द कंट्री इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट। स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड लेस लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इकोनॉमी ऑफ स्केल वुड रिड्यूस द लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कंट्रीज को नेचुरल एडवांटेज भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कुछ सामान हमारे यहाँ पे होता है बाकी जगह पे नहीं होता, जैसे आम इंडिया के अंदर होते हैं मान लीजिए, और आम जो है वो सऊदी अरब के अंदर नहीं है, तो फिर क्या होगा। इन एडिशन टू द स्किल्ड लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एडवांटेज कंट्री डू ऑल्सो हैव द नेचुरल एडवांटेज। ये भी पॉसिबल है कि कंट्री को जो है वो क्या हो, नेचुरल एडवांटेज हो इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन असेस टू सर्टेन नेचुरल रिसोर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन क्लाइमेट सूट द प्रोडक्शन ऑफ स्वीट मैंगोज, कोकोनट, कॉटन एंड कैश्यू नट्स। श्रीलंका का क्लाइमेट जो है वो सूट करता है प्रोडक्शन ऑफ द टी, रबर एक्सेट्रा। यूएस का क्लाइमेट जो है वो वीट को बनाने में जो है वो क्या करता है, एडवांटेज है उनको। तो ये नेचुरल एडवांटेज भी कंट्रीज को अलग अलग हो सकती है। तो जिस प्रोडक्ट में आपको नेचुरल एडवांटेज है आपको वो सामान बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, बाकी इंपोर्ट करो। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक्वायर्ड एडवांटेज हो। एक्वायर्ड एडवांटेज जो हम सीखते हैं, लाइक कोई स्किल, कोई टेक्नोलॉजी अगर मेरे पास में है, जैसे अगर हम जापान की बात करें तो उनके पास एक्वायर्ड एडवांटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। चाइना की बात करें एक्वायर्ड एडवांटेज बहुत ज्यादा है, तो वो उनको, तो अगर आपको दूसरे के मुकाबले में एक्वायर्ड एडवांटेज है, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है औरों के मुकाबले में, तो आपको टेक्निक लगा के वो सामान को बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए और बाकी सामान को क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। तो ये इसमें वही बात बोली गई है। आगे, दस कंट्री हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट एज डिस्कस अबव। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल, जबकि फ्रांस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन में। सिमिलरली इंडिया के पास एडवांटेज है पेन बनाने में और जापान के पास में एडवांटेज है ऑडियो टेप बनाने में। तो करना क्या चाहिए, जिस सामान को बनाने में आपके पास में एब्सोल्यूट एडवांटेज है उस सामान को बना बना के एक्सपोर्ट कीजिए और दूसरे सामान को क्या कीजिए, इंपोर्ट कीजिए। अब ये थ्योरी जो बनाई गई, एडम स्मिथ ने जो बनाई ना थ्योरी, तो उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड करते हुए कुछ असम्पशंस मानी। अब वो क्या असम्पशन थी, उन्होंने माना दो ही कंट्री के बीच में ट्रेड होगा, पहली असम्पशन ये। दूसरा, ओनली दो ही कमोडिटी होंगी जिनमें ट्रेड किया जाएगा। तीसरा, फ्री ट्रेड होगा, कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई भी बैरियर्स जो है वो नहीं लगाएंगी। आगे, द ओनली एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, लेबर होगा। नाउ वी डिस्कस द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्रू ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब एक एग्जांपल है उसके थ्रू समझना। ये देखो जी, टेबल ये बोल रही है दो गुड्स है पर वन डे ऑफ लेबर ऑफ द टू कंट्री। ये कैसे कैसे बनती है ध्यान देना। ये देखो, ये पेन है और ऑडियो टेप है, जापान है और इंडिया है। अगर मान लो एक लेबर, जापान की एक लेबर जो है वो क्या करती है, एक दिन के अंदर पेन बनाती है 20 पेन, और वही इंडिया की एक लेबर जो है पेन बनाती है कितने, 60 पेन। वही अगर बात करो जापान की एक लेबर जो है वो ऑडियो टेप बनाती है 6 ऑडियो टेप एक दिन के अंदर, और इंडिया की जो लेबर है वो एक दिन में 2 ऑडियो टेप बनाती है। अब ये बताओ क्या है इस सिचुएशन में। सर अगर इस सिचुएशन को देखते हैं तो इंडिया के पास में एडवांटेज है पेन में, क्योंकि एक बंदा जहां जापान का सिर्फ 20 ही पेन बनाता है, इंडिया का वही एक बंदा जो है, इंडिया में एक बंदा वो 60 पेन बना रहा है। तो नेचुरल बात है इंडिया को जो है इसमें क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। हाँ जी, वही अगर मैं बात करूंगा किसका, ऑडियो टेप का, तो ऑडियो टेप में जहां जापान का एक बंदा जो है वो एक दिन में 6 ऑडियो टेप बनाता है, वही इंडिया का एक बंदा एक दिन में 2 ऑडियो टेप बनाता है। तो जापान वाले को एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसमें, ऑडियो टेप में। जी सर, इसके अंदर जापान को जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे यह बताइए क्या होना चाहिए।
जहां आप अपने रिसोर्सेज को, जैसे इंडिया अपने रिसोर्स को दोनों जगह पे लगा रहा था, पेन को बनाने में भी, ऑडियो टेप को बनाने में भी, और वही जापान भी अपने रिसोर्स को दोनों जगह पे लगा रहा था, पेन को बनाने में भी, ऑडियो टेप को बनाने में भी। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? इंडिया जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है पेन को बनाने में, तो इंडिया को अपने सारे रिसोर्सेज पेन को बनाने में लगा देने चाहिए। और जहां जापान को एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसमें? ऑडियो टेप को बनाने में, तो जापान को अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो ऑडियो टेप को बनाने में लगा देने चाहिए। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को, अगर बात करता हूं मैं इंडिया का, तो इंडिया को पेन बना के, पेन को मैन्युफैक्चर करके और क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। और इंडिया को साथ में जो है वो ऑडियो टेप का क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए। वही अगर बात करूंगा मैं इसका, जापान का, तो जापान को क्या करना चाहिए? जापान को ऑडियो टेप रिकॉर्डर बना के, मैन्युफैक्चर करके और क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। और वही अगर बात करेंगे किसका? पेन का, तो जापान को पेन जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड दोनों का हो जाएगा और दोनों ही कंट्री को क्या होगा? फायदा होगा। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है? सर वो ये बोलती है जिस गुड्स को बनाने में आपके पास में एडवांटेज है, आपको वो सामान बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए और बाकी सामान इंपोर्ट। लाइक अगर मान लो मैं भी पेपर के अंदर बैठा, आप भी पेपर के अंदर बैठे, मेरा पेपर नंबर 2 स्ट्रॉन्ग है, आपका पेपर नंबर 1 स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या करें? अगर अकेला पेपर नंबर 2 के बेस पर पास नहीं हो सकता, आप अकेले पेपर नंबर 1 के बेस पर पास नहीं हो सकते, हम पेपर के अंदर बैठे और हमने आपस में दोस्ती करी। मैं बोला देखो तुम्हारा पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है, आप बोले हाँ जी। मैंने कहा मेरा पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, आप बोले हाँ जी। मैंने कहा तो एक काम करते हैं ना, तुम मुझे पेपर 1 करके दिखा देना, मैं तुम्हें पेपर नंबर 2 करके दिखा दूंगा। अगर आपका पेपर 2 बेकार था तो मैं आपको ये बोला, आप अभी मेरा पेपर 1 बेकार है, तो मैं पेपर 1 भी कर रहा था, पेपर 2 भी कर रहा था, अपने आधा रिसोर्सेज, अपना आधा टाइम में पेपर 1 पे भी लगा रहा था, पेपर 2 पे भी लगा रहा था। आपका पेपर नंबर 2 बेकार है तो आप अपने आधे रिसोर्स पेपर 1 पे भी लगा रहे थे, 2 पे भी लगा रहे थे। तो मैंने आपको मैंने कहा एक काम करो, आप ये जो रिसोर्सेज दोनों जगह पे लगा रहे इसको बंद करो। मेरे को एडवांटेज है पेपर 2 में, मैं मेरा पूरा फोकस लगाता हूं पेपर 2 में, आपको एडवांटेज है पेपर नंबर 1 में, आप अपना पूरा फोकस लगाओ पेपर 1 में। इससे होगा क्या? जब आप पूरा फोकस पेपर 1 पे लगाओगे तो आप पेपर 1 को और भी अच्छे से कर लोगे। जब मैं पूरा फोकस पेपर 2 पे लगाऊंगा तो मैं पेपर नंबर 2 और भी अच्छे से कर लूंगा और फिर एक दूसरे को चीटिंग करा देंगे, दोनों का काम चल जाएगा। दिस इज नोन एज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। जिस गुड्स को बनाने में आपके पास में एडवांटेज है उस गुड्स को बना बना के एक्सपोर्ट करो और जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है उसको क्या करो? इंपोर्ट करो। ये आगे यही इलेबोरेशन दे रखे, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब इंप्लीकेशन क्या है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का? तो बोला दिस थ्योरी है द फॉलोइंग इंप्लीकेशन। पहला, बाय ट्रेडिंग टू कंट्री कैन हैव मोर क्वांटिटी। जब व्यापार होगा तो दोनों कंट्री के पास में जो है वो क्वांटिटी ऑफ जो गुड्स है, वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है पीपल का वो बढ़ेगा क्योंकि अब आप बाहर के गुड्स को भी जो है एंजॉय कर सकते हो। तीसरा, इनएफिशिएंसी जो थी इन द प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट इन सम कंट्री कैन बी अवॉइड। तो आपके किसी एक सामान को, जैसे इंडिया की ऑडियो टेप को बनाने में इनएफिशिएंसी थी, उसको अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि अब आप तो ओनली पेन बनाएंगे। ग्लोबल एफिशिएंसी जो और इफेक्टिवनेस जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ग्लोबल लेबर प्रोडक्टिविटी एंड द अदर रिसोर्स प्रोडक्टिविटी जो है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जब इंडिया की लेबर सारी की सारी पेन को बनाने में काम करेगी तो नेचुरल बात है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा और हमारी जो लेबर की इफेक्टिविटी है या एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये सब इंप्लीकेशन है किसका? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो, लेकिन अब आई क्रिटिसिज्म। ये बोलता है इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कुछ वजह से। पहला, नो एब्सोल्यूट एडवांटेज। हम तो ये मान रहे हैं कि आपको पेपर 1 में एडवांटेज है, मुझे पेपर 2 में एडवांटेज है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरा पेपर 1 भी बेकार, पेपर 2 भी बेकार, अब क्या करेंगे? तो वहां पे थ्योरी वर्क नहीं कर पाएगी। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वन कंट्री शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एट लीस्ट वन प्रोडक्ट एट ए कंपैरेटिव लो कॉस्ट, बट इन रियलिटी बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जिनके पास में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, वहां पे थ्योरी वर्क नहीं कर पाएगी। सेकंड, कंट्री साइज। बोलता है कंट्री का साइज जो वो क्या करता है? वेरी करता है। दिस थ्योरी डज नॉट डील विद द कंट्री बाय कंट्री डिफरेंस इन द स्पेशलाइजेशन। तीसरा, वैरायटी ऑफ रिसोर्स। आपने ओनली लेबर को लेके चले, लेकिन अदर रिसोर्स को आपने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप तो ये मानो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है कि नहीं लगेगी, लेकिन भेजने की लागत अगर ज्यादा आ जाए तो फिर फायदा क्या होगा? तीसरा, स्केल इकोनॉमिक्स। ये बोलता है लार्ज स्केल पर अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी क्या होगी? रिड्यूस होगी और वो अपने आप ही जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज आपकी बन जाएगी, लेकिन इसको, इस एस्पेक्ट को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया।
आगे एब्सोल्यूट एडवांटेज फॉर मैनी प्रोडक्ट, आपने तो ये माना कि एक ही सामान के अंदर एडवांटेज होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में कई सारी लेबर है और अलग अलग क्वांटिटी में बना रहा हूं, सब में मेरे को एडवांटेज है, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो बोलता है सम कंट्री मे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज फॉर मैनी प्रोडक्ट लाइक जापान हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस, यूके, बट दिस थ्योरी डज नॉट डील विद सच ए सिचुएशन। दीज डेफिशिएंसी इन द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द अदर थ्योरी। तो इसके बाद जो है वो एक नई थ्योरी और डेवलप हुई, और वो थ्योरी आई कौन सी? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ओके, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए एक बार थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, आप ओनली 2 थ्योरी कर लो। तो अभी हमने 2 थ्योरी पढ़ी। पहला पढ़ा थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, और थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जो है वो क्या बोलती थी? इसके अंदर हम ओनली एक्सपोर्ट्स को प्रोमोट करना चाहते हैं और हम जो है वो इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। ये है थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। और दूसरी जो आई थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, और ये थ्योरी जो है वो क्या बोलती है? ये बोलती है कि कुछ भी करके जो है आपको क्या करना चाहिए? आपको इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट भी करने पड़ेंगे। तो आप किनको एक्सपोर्ट करोगे, किनको इंपोर्ट करोगे? तो ये बोलता है जिस सामान को बनाने में आपके पास में क्या है? एडवांटेज है, उस सामान को प्रोड्यूस करके क्या करो? एक्सपोर्ट करो, और जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है उसको आप क्या करो? इंपोर्ट करो। ये है आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ओके जी सर, लो जी, ये 2 थ्योरी हमारी हो गई है। एक बार थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, नहीं तो मैं सोचा तीसरी को भी कवर कर दूं, बट तीसरी नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। ओके, तो एक बार के लिए आप ये दोनों थ्योरी कीजिए, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। ओके, और दूसरा, अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए नेट की, ठीक है, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं जून के लिए या अगले दिसंबर के लिए, तो दोनों के लिए हम लोग बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे ऑनलाइन बैच में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सारे वीडियो लेक्चर लाइक दिस, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं तो ये आईबी की बुक है। इस तरीके से 10 किताबें पेपर 1 की, 10 सब्जेक्ट है ना, और 10 किताबें पेपर 2 की, उसमें भी 10 सब्जेक्ट हैं, तो 20 किताबें आपके घर पे आएंगी, प्लस में सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में रिवीजन की वीडियोस और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज अलग से मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसी पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।